चैनल सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। मैं दोबारा से आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल पे सलोनी वर्मा। तो आज मैं हिस्ट्री का चैप्टर 3 लेके आ गई हूं, उसका पार्ट 3 लेके आई हूं। जैसे कि जिन बच्चों ने पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखा है वो अवश्य देखें, तब आपको पार्ट 3 बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो हम देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो आपको आज मैं बता दूं, आपको जान के खुशी होगी, आज हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है। तो देखिए आज हम क्या करने वाले हैं, एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा संपत्ति में भागीदारी जानेंगे हम। फिर हम जानेंगे कि सामाजिक विषमता की व्याख्या, एक सामाजिक अनुबंध यानी समाज में किस प्रकार की विषमता थी, ठीक है, ये जानेंगे हम। फिर हम जानेंगे कि इतिहासकार किस ग्रंथ का विश्लेषण करते समय किन किन पहलुओं पर विचार करते हैं। यानी इतिहासकार किसी भी ग्रंथ का विश्लेषण कर रहे हैं, जब उसके बारे में जान रहे हैं तो उसके लिए वो किन किन चीजों में विचार करेंगे, ठीक है, किसका विश्लेषण करेंगे, वो हम जानने का प्रयास करेंगे इसके अंतर्गत। फिर हम देखेंगे फिर हम देखने वाले हैं यहाँ पे कि जो दृश्यता की खोज यानी दृश्यता की खोज है क्या, आपको समझ आएगा। फिर आपको मैं बताऊंगी द्रौपदी का विवाह, यह हमारे जो सूत्र 16 है उसके अंतर्गत दिया गया है, तो आप इसे अवश्य पढ़िएगा और मैं आपको बताऊंगी जरूर। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, हम पहले आते हैं कि एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा में संपत्ति की भागीदारी। आप देखिए समाज में जो है विषमता होती ही है। हम प्रतिष्ठित व्यक्ति, क्या जो प्रतिष्ठित मतलब धनवान व्यक्ति, उसे नहीं मानते जिसके पास बहुत संपदा हो और वो दयाशील ना हो, ठीक है। हम ऐसे व्यक्ति को प्रतिष्ठित मानना पसंद करते हैं जो कि दयाशील हो, दयावान हो, है ना। तो आप मान लीजिए कि एक ए व्यक्ति है और एक जो है वो बी व्यक्ति है। जो ए व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा ही धनवान है, क्या है, उसके पास बहुत सारी संपदा है। उसी प्रकार से जो बी व्यक्ति है वो धनवान थोड़ा कम है ए व्यक्ति के मुताबिक, परंतु वो दयाशील है, दयालु है, लोगों की मदद करता रहता है। तो आप मुझे बताइए, आप प्रतिष्ठित मानना किसे पसंद करेंगे, जो मदद करता है उसी को। तो हम बी को क्या मानेंगे, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति मानेंगे। हम ऐसे व्यक्ति को प्रतिष्ठित नहीं मानेंगे जो कि स्वयं के लिए संपत्ति को एकत्रित करता हो, उसे हम घृणा की नजर से देखेंगे। क्या हम उसे घृणा की नजर से देखेंगे, वो एक घृणा का पात्र है हमारे लिए, क्योंकि वो स्वयं के लिए संपत्ति को एकत्रित कर रहा है, समाज की भलाई के लिए नहीं कर रहा है। तो ये है इसके अंतर्गत कि ऐसा व्यक्ति हम उसे प्रतिष्ठित मानते हैं जो व्यक्ति समाज की भलाई के लिए दयाशील हो, हमेशा तत्पर रहे समाज की भलाई के लिए। ऐसे व्यक्ति को प्रतिष्ठित करना, ऐसे व्यक्ति को प्रतिष्ठित मानना पसंद करेगी जनता, ठीक है। जैसे हम नेता को चुनते हैं, ऐसे ही नेता को चुनना पसंद करते हैं जो समाज के लिए कल्याणकारी योजनाएं लाए, समाज को सुधारे, समाज की कुरीतियों को दूर करे, ठीक है। तो ऐसे इंसान को हम पसंद करते हैं नेता के रूप में। उसी प्रकार से लोग भी प्रतिष्ठित व्यक्ति उसी को मानते थे जो कि समाज की कुरीतियों को दूर करे, ठीक है। तो हमें ये समझ आ गया बहुत अच्छे तरीके से। अब हम जानने वाले हैं सामाजिक विषमता की व्याख्या, एक सामाजिक अनुबंध। सामाजिक विषमता, आप जानते हो समाज में विषमताएं भरी होती हैं। कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, भिन्न जातियों के लोग होते हैं, भिन्न धर्मों के लोग होते हैं। उसी प्रकार से समाज में जब लोगों ने कि पहले क्या होता है, मानव जो था, क्या मानव जो है एक आराम से, जो हमारा मानव है, मान लीजिए एक मानव है, वो प्रकृति से उतना ही लेना पसंद करता था, एनवायरनमेंट से इतना ही लेना पसंद करता था जिससे कि वो अपनी जीविका चला सके, अपना जीवन निर्वाह कर सकते। कौन, मानव प्रकृति से उतना ही लेना पसंद करता था, एनवायरनमेंट से उतना ही लेना पसंद करता था जिससे कि वो एक समय का भोजन ग्रहण कर सके और जीवित रह सके। परंतु बाद में धीरे धीरे मनुष्य लोभी हो गया, ठीक है। उसने क्या किया, वो लोभी होने लग गया, उसके अंदर लालसा आ गई, लालची हो गया मनुष्य, और उसने जो है प्रकृति का हास करना शुरू कर दिया, पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। आधुनिक होने के चक्कर में उसने समाज का हास करना आरंभ कर दिया और प्रकृति को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, जो कि एक दर्दनाक घटना है। हम सभी जानते हैं प्रकृति हमारे लिए बहुत आवश्यक होती है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, वायुमंडल के लिए। तो उसी प्रकार से मैं आपको बताती हूँ कि मानव जी ने जब ऐसे कार्य करना आरंभ कर दिया, तो आप मुझे बताइए कि कुछ लोग अमीर होंगे तो कुछ लोग गरीब होंगे, है ना। जब समाज में विषमता होगी, कुछ अमीर होंगे कुछ गरीब होंगे, तो ऐसे क्या होगी, क्रूरतियां बढ़ती जाएंगी। अमीर लोग गरीबों का शोषण करेंगे, क्या करेंगे, शोषण करेंगे। अब शोषण कर रहे हैं तो लोगों को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता महसूस होगी जो कि समाज में सुधार कर सके और सही बात पे, उचित बात पे क्रोधित हो, और जो लोग उसकी जो अमीर गरीब लोगों को शोषण कर रहे हैं उनको वो क्या करें,
दंड दे, गरीब लोगों का शोषण करने वाले व्यक्ति को दंड दे, और जो जिनका शोषण हो रहा है उन्हें कुछ संरक्षण दे। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को, जनता को ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता महसूस हुई। तो उस टाइम जनता ने ये कहा, अगर हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है तो उसे हम चावल, क्या चावल, यानी चावल टैक्स के रूप में देंगे। किसे? उस व्यक्ति को ताकत दी जाएंगी, ताकत यानी पावर्स दी जाएंगी, जिससे कि वो समाज में सुधार कर सकते। और इससे ये पता चलता है कि जनता ने ही राजा का पद चुना था और जनता ने ही राजा को पद पर बिठाया। आप समझ पा रहे हो कि जनता ने क्या किया? राजा के पद पे बिठाया। ये जनता के द्वारा चुना गया पद है, राजा का पद। ठीक है, जैसे आप लोकतंत्र को जानते हो, लोगों के द्वारा बनाया गया तंत्र, उसी प्रकार से ये भी क्या है? जनता ने ही राजा को चुना था। हमने इतना समझा इसके अंतर्गत। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं कि देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने अब राजा को चुन लिया है, तो राजा क्या करेगा? अगर कोई राजा अच्छे तरीके से कार्य करेगा तो हम उस राज्य में रहना पसंद करेंगे, उस राजा की प्रशंसा करेंगे, है ना। तो ये होता है इसके अंतर्गत। अब देखिए, हम दूसरी चीजों को समझते हैं। वो लोग चावल को क्यों देते थे? आप ये सोच रहे होगे टैक्स के रूप में। उस टाइम मोहरे तो थी नहीं, है ना, तो उस टाइम वो लोग चावल को दे देते थे, दाल को दे दिया, यानी अनाज को दे दिया। बेसिकली बात ये है, उन्होंने अनाज को दे दिया टैक्स के रूप में। ठीक है, और राजा को शक्तियां प्रदान कर दी। ये था इसके अंतर्गत। तो हमने इन दो चीजों को समझ लिया, बहुत अच्छे से विश्लेषण कर लिया है, समझ हो गया है, दिमाग में फिक्स हो गया है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। अब देखिए, हम क्या करने वाले हैं, इतिहास की देश में क्या, इतिहास का किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय किन किन पहलुओं पर विचार करते हैं। आप मान लीजिए, उदाहरण के लिए आप स्वयं को इतिहासकार मान लीजिए, आप एक इतिहासकार हैं। पहले आप क्या देखेंगे कि वो जो ग्रंथ है, क्या जो वो ग्रंथ है वो मंत्र है या ग्रंथ है। ठीक है, अगर वो मंत्र होगा तो हम उसका उच्चारण कर सकते हैं, लोगों को सुना सकते हैं, और अगर वो ग्रंथ होगा तो उसे कहानियों के रूप में सुना सकते हैं, है ना। तो ये हम पहले देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि ग्रंथ का प्रकार क्या है। क्या देखेंगे हम? ग्रंथ का प्रकार क्या है, उसकी भाषा कौन सी है, उसकी लिपि कौन सी है। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे कि जो लेखक है, यानी आप अभी लेखक बने हो आप, तो ये देखेंगे जो लेखक है उसका आचरण क्या है। मान लीजिए कोई लेखक किसी राजा के बारे में बता रहा है। अब मान लीजिए कि जो ए राजा है, क्या जो ए राजा है और जो बी है, ठीक है, यानी जो लेखक है हमारा, वो लेखक जो है उसकी राजा से बनती नहीं है, राजा से क्या लेखक की बन नहीं रही है। तो आप मुझे ये बताइए, जब आपसी दुश्मनी है तो लेखक क्या राजा के बारे में अच्छा लिखेगा? नहीं लिखेगा, एकदम नहीं लिखेगा। सही पहचाना मेरे दोस्तों आपने, वो एकदम सही नहीं लिखेगा। वो राजा के बारे में लिखेगा, राजा क्रोधित है, क्रूर है, जनता का शोषण करता है। तो इसीलिए पहले ये देखा जाता है कि जो लेखक है उसका दृष्टिकोण क्या है। फिर उसके ग्रंथ के अलावा दूसरे ग्रंथों को भी देखा जाता है कि राजा के बारे में क्या बोला गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इतिहासकार क्या करते हैं, किसी भी चीज का, किसी भी ग्रंथ का विश्लेषण करते हैं। आशा कर रही हूँ पसंद आ रही होगी वीडियो आपको और समझ आ रहा होगा। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या विश्लेषण किया। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि जो तमिल भाषा है, क्या तमिल प्राकृत, ठीक है, जो तमिल प्राकृत और पाली भाषा थी, ये आम जनता की भाषा थी। अब मान लीजिए आपको कोई ग्रंथ पाली प्राकृत भाषा में, तमिल भाषा में लिखा हुआ मिला, तो ये बात चल गया कि वो जनता के द्वारा लिखाया गया ग्रंथ है। क्या जनता के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ क्या है? ये ग्रंथ है जो पाली प्राकृत भाषा में लिखा गया है। उसी प्रकार से अगर कोई ग्रंथ संस्कृत में मिल जाता है तो जो संस्कृत भाषा थी वो ये मान जाता है किसी राजा के द्वारा लिखा गया है वो, ठीक है, यानी राजा के द्वारा उस ग्रंथ को लिखवाया गया है। यानी कि जो प्राकृत भाषा थी वो अमीर लोगों की भाषा थी। आप ये मान लीजिए, आपकी समझ के लिए मैंने बता दिया। अब आशा कर रही हूँ समझ आ गया। जानने वाले हैं दृष्टा की खोज। अब मैं आपको बताती हूँ, जो बीबी लाल गिरी थे उन्होंने कब 1951 से 1952 में जो है एक गांव हस्तिनापुर की खोज की थी, मेरठ में, जो वर्तमान में क्या है हमारा, ये हस्तिनापुर की इन्होंने खोज की। ठीक है, हस्तिनापुर को जो है कुरु वंश की राजधानी बताया गया था। जो आपने महाभारत को पढ़ा था उसी को बताया जा रहा है कि जो बीबी लाल है उन्हें ये लग रहा है कि क्या पता ये उसका ही सबूत हो, किसका, महाभारत का। ठीक है, ये जो हमारा हस्तिनापुर है वो कुरु की क्या हो, राजधानी हो। ठीक है, तो उन्होंने आबादी के जो है 5 स्तर देखे, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब उन्होंने 5
5 स्तर देखे और उन्हें जो है दूसरा स्तर और तीसरे स्तर पे सबूत मिला और इन्होंने दूसरे और तीसरे स्तर को बढ़ावा दिया। किसने? बीबी लाल ने। अब दूसरे स्तर में था क्या, मैं आपको बता देती हूँ। जो घर थे वो सरकंडे की लकड़ी से, क्या मान लीजिए सरकंडे की लकड़ी है और उसके बाद मिट्टी को लिया गया, उसके द्वारा प्लस्तर कर दिया गया। ठीक है, घर क्या है? सरकंडे की लकड़ी के द्वारा, जो मिट्टी के द्वारा प्लस्तर कर दिया जा रहा है। तो ये हमने समझ लिया। तो ये पहले वादी, दूसरे वादी में घर इस प्रकार से मिले बीबी लाल को। तीसरी वादी जो थी उसमें किस प्रकार से मिले ये जान लेते हैं। तो कच्ची ईंटें तथा पक्की ईंटों के द्वारा घर बनाए गए थे मिट्टी का उपयोग करके। गारे मिट्टी का उपयोग करके घरों को क्या है, कच्ची तथा पक्की ईंटों के द्वारा, यानी पक्की ईंटों के द्वारा बनाया गया था। तो इन दोनों स्तरों को बढ़ावा दिया था किसने? बीबी लाल ने। ठीक है, तो ये बताया गया था इसके अंतर्गत। अब हम आते हैं अपने आखिरी टॉपिक पे जो है हमारे द्रौपदी का विवाह। क्या? द्रौपदी का विवाह हम जानेंगे, जो कि हमने कई बार सुना होगा, देखा होगा और टीवी चैनलों पर, है ना। तो आपको बताया था द्रौपदी जो पांचाल नरेश की पुत्री थी, द्रौपदी। ठीक है, तो पांचाल नरेश ने एक स्वयंवर रचा था। उसमें ये कहा था, उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी थी, जो भी व्यक्ति जो है इस प्रतियोगिता में यानी कि तीर धनुष के द्वारा तीर को निशाने पे मारेगा, उसका विवाह जो है द्रौपदी से कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उस समय जो है हमारे अर्जुन, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रतियोगिता को जीत लिया, यानी तीर धनुषों को, जो तीर धनुष था उसे निशाने पे मार दिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, द्रौपदी ने वरमाला पहना दी। ठीक है, किसे? अर्जुन को। अब पांचों के पांचों भाई जो थे, पांचों पांडव द्रौपदी को घर पे लेके आ गए। तो जो हमारे अर्जुन है वो कहते हैं, माँ देखो हम कुछ लेकर आए हैं। तो माता ने सोचा कि कोई चीज लेके आए होंगे, यानी कोई वस्तु लेके आए होंगे या फिर कुछ खाने पीने का लेके आए होंगे। माता ने बिना देखे ही बोल दिया, पांचों आपस में बांट लो। जब माता कुंती ने पीछे मुड़ के देखा तो उन्हें अपनी गलती का आभास हुआ, परंतु उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं की जा सकती थी। इसीलिए विचार विमर्श के बाद युधिष्ठिर यानी उनके बड़े भाई ने ये कहा कि जो द्रौपदी होगी वो पांचों की पत्नी होगी। द्रुपद जो थे, द्रौपदी के पिता, उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने बोला ऐसा नहीं होगा। तो इसी प्रकार से जो ब्राह्मण थे उन्होंने इस प्रकार से उन्हें राजी कर लिया। उन्होंने बोला कि जो हमारे पांडव हैं वो इंद्र का अवतार है, द्रौपदी जो है उन्हीं की पत्नी है। इस प्रकार से तथा दूसरा उदाहरण ये दिया कि एक बार युवा कन्या ने शिव से जो है आराधना की थी, शिव की, और उसके बाद उत्साह में उसने 5 बार पति प्राप्ति की बात कर दी, जिससे कि उन्होंने क्या, उसे 5 पति दे दिए। तो इस प्रकार से उन्हें संतुष्ट किया। यहीं पे मेरा पूरा का पूरा यानी हमारा पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त होता है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे आपकी टेंशन 3rd चैप्टर की वो भी समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।